कानून और न्याय की दुनिया में कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो सच में चौंका देते हैं, मतलब बिल्कुल तस्वीर ही बदल देते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने इन तमाम जटिलताओं के बीच एक ऐसा सांख्यिकीय रिकॉर्ड या कहें कि ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है जो वाकई में हैरान करने वाला है। 94%, जी हाँ, 94%। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। आमतौर पर होता क्या है, दुनिया भर में जब बड़े वित्तीय अपराध हो यानी व्हाइट कॉलर क्राइम्स की जांच होती है तो उनमें सालों लग जाते हैं, और सजा की दर वो तो और भी कम होती है। ऐसे में किसी जांच एजेंसी का इतनी शानदार सक्सेस रेट हासिल करना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। यह आंकड़ा सीधे तौर पर बताता है कि जब हेराफेरी के ये बड़े मामले कोर्ट पहुंचते हैं तो इस एजेंसी की तैयारी कितनी सॉलिड होती है। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। जांच एजेंसी के प्रमुख राहुल नवीन जी का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो हमारी इस पूरी चर्चा का बेस है। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि कानूनी चुनौतियों के बावजूद दोष सिद्धि दर यानी कन्विक्शन रेट 94% है। ये स्टेटमेंट इस बात पर मुहर लगाता है कि ये कामयाबी कोई रातों रात नहीं मिली है। एक तरफ पहाड़ों जैसी कानूनी चुनौतियां हैं और दूसरी तरफ ये 94% का विशाल आंकड़ा। कॉन्ट्रास्ट देख रहे हैं। भाग 1, 94% की घटना। आइए सबसे पहले इसी पर फोकस करते हैं कि इस 94% वाले फिनोमेनन का असल में मतलब क्या है। जिस एजेंसी की हम बात कर रहे हैं वो है प्रवर्तन निदेशालय, जिसे आम भाषा में ईडी कहा जाता है। ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल जांच एजेंसी है जिसका इकलौता मकसद आर्थिक अपराधों की तह तक जाना और न्याय सुनिश्चित करना है। अब वित्तीय अपराध कोई आम चोरी चकारी तो होते नहीं है, ये बहुत ही लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ बात किसी गली मोहल्ले के क्राइम की नहीं है, बल्कि शेल कंपनियों के जाल, डमी बैंक अकाउंट्स और बॉर्डर्स के पार होने वाले करोड़ों के इल्लीगल ट्रांजैक्शंस की है। इसीलिए ईडी का जो काम है ना, वो आम पुलिस इन्वेस्टिगेशन से कई गुना ज्यादा पेचीदा होता है। इस चार्ट को देखिए, 94% मामलों में सजा और केवल 6% मामलों में ऐसा नहीं हो पाया। यह गैप एजेंसी के प्रभाव को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। एक तरफ तो ये माना जाता है कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस करने वाले लोग बहुत ही शातिर और साधन संपन्न होते हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। फिर भी कोर्ट में पेश किए गए लगभग हर केस में एजेंसी की दलीलें मजबूत साबित होती हैं। ये भारी बहुमत इस बात का पक्का सबूत है कि जांच की नींव कितनी गहरी और मजबूत रखी जाती है। भाग 2, जटिल कानूनी बाधाओं का सामना। अब सवाल उठता है कि इस हाई सक्सेस रेट के रास्ते में आखिर रुकावटें क्या-क्या आती हैं। होता क्या है कि वित्तीय मामलों में जो आरोपी होते हैं वो अक्सर देश के सबसे महंगे और दिग्गज वकीलों की फौज खड़ी कर देते हैं। मतलब एजेंसी को भयंकर कानूनी विरोध का सामना करना पड़ता है। ऊपर से जांच एजेंसी को पीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम जैसे बेहद सख्त और उलझे हुए कानूनों के दायरे में रहकर काम करना होता है। बचाव पक्ष की तरफ से लगातार जमानत की अर्जियां, स्टे ऑर्डर्स और ना जाने कितनी ही प्रक्रियात्मक आपत्तियां यानी प्रोसीजरल हर्डल्स पैदा किए जाते हैं। सोचिए, हर कदम पर इन कानूनी दांवपेचों से निपटना किसी भी जांच की स्पीड को कितना धीमा कर सकता है। सच कहा जाए तो न्याय का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। इतनी बड़ी सफलता के बावजूद ये डगर बहुत मुश्किल है। पर यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये पूरी प्रोसेस देश के लिए इतनी मायने क्यों रखती है। क्योंकि जब भी कोई कानूनी लड़ाई लंबी खिंचती है ना, तो उसमें देश का कीमती समय और पब्लिक के संसाधन खर्च होते हैं। इन तमाम बाधाओं को पार करके आर्थिक अपराधियों को सजा दिलाना देश की इकोनॉमी को सुरक्षित रखने और फ्यूचर में ऐसे क्राइम्स को रोकने के लिए एक बहुत बड़े डिटरेंट यानी चेतावनी का काम करता है। भाग 3, उच्च दोषी सिद्धि के लिए रणनीतियां। चलिए डिकोड करते हैं कि जब कानूनी बाधाएं इतनी बड़ी हैं तो वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो इतनी बड़ी संख्या में सजा सुनिश्चित करती हैं। सफलता का ये जो मॉडल है वो कोई तुक्का नहीं है। ये एक बेहद ही स्ट्रिक्ट और फुल प्रूफ वर्किंग स्टाइल का नतीजा है। एजेंसी सिर्फ गवाहों के बयानों पर डिपेंड नहीं रहती, बल्कि वो डिजिटल मनी ट्रेल को ट्रैक करते हैं। सर्वर्स और हार्ड ड्राइव से वो डेटा भी रिकवर कर लेते हैं जिसे डिलीट कर दिया गया हो। इसके अलावा पीएमएलए के तहत अपराध से बनाई गई संपत्तियों को तुरंत अटैच करने की बहुत ही अग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। कुल मिलाकर ट्रायल शुरू होने से पहले ही सबूतों का एक ऐसा अभेद्य पहाड़ खड़ा कर दिया जाता है जिसे भेदना मुश्किल हो जाता है और कोर्ट में दोष सिद्धि लगभग तय हो जाती है। इस पूरी प्रोसेस को अगर समझना हो तो इसे एक न दिखने वाले फाइनेंशियल वेब यानी वित्तीय जाल को सुलझाने जैसा मान सकते हैं।
देखिए, नॉर्मल क्राइम्स की तरह यहाँ कोई फिंगरप्रिंट या हथियार तो मिलता नहीं है। यहाँ सारे सबूत सिर्फ पेपर्स, ईमेल्स और करोड़ों के बैंक ट्रांजैक्शंस के विशाल डेटा में छिपे होते हैं। इसीलिए ये प्रभावशालिता कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसके लिए न्याय की एक अटूट और जिद्दी खोज की जरूरत होती है। जब तक एक एक डिजिटल सुराग को जोड़कर एक मजबूत कड़ी नहीं बनाई जाती, तब तक दिग्गज वकीलों की फौज के सामने ऐसा सक्सेस रेट मेंटेन करना लगभग अकल्पनीय है। भाग 4, न्याय की खोज। आइए अब इस पूरे विश्लेषण के मेन पॉइंट्स पर वापस चलते हैं। तो फाइनली अगर हम इस पूरी पिक्चर को देखें तो ये एक बहुत ही क्लियर आमना सामना है। एक तरफ है थका देने वाली बेहद गंभीर कानूनी बाधाएं और दूसरी तरफ है 94% दोष सिद्धि दर का वो मजबूत इरादा। इन दोनों का ये जो टकराव है, ये साबित करता है कि जब कोई जांच एजेंसी अपनी पूरी टेक्निकल पावर, डेटा बेस्ड सबूतों और एक पक्के विजन के साथ काम करती है, तो वो पैसे और रसूख की मजबूत से मजबूत कानूनी ढाल को भी तोड़ सकती है। इस पूरी पड़ताल के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। इतने भारी कानूनी दबाव के बीच हासिल की गई ये 94% दोष सिद्धि दर मॉडर्न जांच एजेंसियों और इन हाई प्रोफाइल आर्थिक अपराधियों के बीच सत्ता के संतुलन के बारे में क्या बताती है? क्या हमारी जांच मशीनरी अब व्हाइट कॉलर क्रिमिनल से सच में 2 कदम आगे निकल चुकी है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर निश्चित रूप से गहराई से सोचने की आवश्यकता है।